हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज आयुष। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब बेहद ही अच्छे होंगे। तो आज लेके आ गए हम आपके सामने एक और सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है यार। एमपीपीएससी के लिए तो बहुत फेवरेट टॉपिक है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हर बार बनते ही हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के सामने कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल अपवाह तंत्र कितने हैं। क्या जानते हैं? पेन हम थोड़ा सा ले लेते हैं, ब्लैक, ठीक है, व्हाइट और रेड ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल अपवाह तंत्र कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल अपवाह तंत्रों की संख्या है 6। 6 कौन कौन से हो गए? पहला तो हो गया गंगा यमुना तंत्र, दूसरा हो गया गोदावरी तंत्र, तीसरा हो गया नर्मदा अपवाह तंत्र और चौथा तो ये यहाँ लिखा ही है, ताप्ती अपवाह तंत्र। अब सर बचा कौन सा है? आप इनके बारे में दो और बताओगे जो बचे हैं। बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको। माही अपवाह तंत्र 5वें नंबर पर आता है हमारा, जो आता है माही अपवाह तंत्र। और छठवा एक और आखिरी जो अपवाह तंत्र बचा हुआ है उसका नाम है महानदी अपवाह तंत्र। यहां लिख देता हूं मैं, छठवा है महानदी अपवाह तंत्र। तो ये 6 अपवाह तंत्र हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं और ये 6 के 6 नाम आपको याद रखने हैं। तो कुल अपवाह तंत्रों की संख्या कितनी है? 6। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब इसका आंसर मैं बता देता हूं कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो है हमारा गंगा यमुना अपवाह तंत्र। आंसर क्या हो गया है? एक सेकंड, दूसरे पेन से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, आंसर है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा? गंगा यमुना अपवाह तंत्र। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? अभी 2 सेकंड पहले मैंने प्रश्न करा दिया। ये फर्स्ट प्रश्न हो गया, ये सेकंड प्रश्न हो गया और इसका आंसर हो गया सी, यानी कि 6। 6 भागों में इसे बांटा गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्र कितना है। तो देखो, नर्मदा बेसिन का मतलब क्या होता है? जितने एरिया में वो नदी बह रही है, जितने क्षेत्रफल को वो नदी बहते हुए कवर कर रही है, वो उसका बेसिन है। और उस बेसिन में उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है हमारा यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। मैं आप सभी को इसका आंसर बिल्कुल बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, लिखो थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं मैं आपको। ये स्लाइड का आपने कैप्चर कर लिया? ये स्लाइड कैप्चर कर ली, चेंज कर दूं मैं? ये हटा दिया मैंने और ये मैं यहाँ आ गया हूँ। सबसे पहले अब ये जानेंगे हम, सबसे पहले ये जानेंगे कि मध्य नर्मदा जो है, नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है। तो सबसे पहले सुनो, मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश क्षेत्र में लगभग 90% क्षेत्रफल में बहती है। गुजरात में लगभग 6.5% क्षेत्रफल एरिया में बहती है और लगभग 2.5 से 3% जो क्षेत्रफल है वो ये कवर करती है हमारा महाराष्ट्र का। ठीक है, अब नर्मदा जो बेसिन है उसका कुल क्षेत्र की बात हो रही है। तो क्षेत्र की बात हो रही है हमारी 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो नर्मदा नदी है वो बहती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? अच्छे से बात करेंगे पूरे फैक्टों पर, ऐसा नहीं है कि हमने उठाया और ऐसे ही छोड़ दिया। क्या है प्रश्न के बारे में जितना आप जाने उतना जरूरी है। और पता नहीं प्रश्न कहां से आ जाए, तो जितनी चीजें आ रही हैं, याद आ रही है, फैक्ट बताऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा यार, सब कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो है ना। आगे हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ है भाई? ये रहा। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर किस नदी के संगम पर स्थित है? तो देखो, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर जो संगम है, जिसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये जो ज्योतिर्लिंग है और जो फेमस है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से जो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आने वाले ओमकारेश्वर में स्थित है। और ये जो संगम है किस नदी पर स्थित है? वो है कावेरी और नर्मदा का संगम। यहाँ पर आप कभी घूमने जाएंगे ना यार, बहुत 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 स्पिरिचुअल, बहुत शानदार प्लेस है। और सबसे खास बात इस जगह की मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जब जाएंगे ना घूमने और वहां पर आप जब नर्मदा जी का पानी देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब कितना साफ पानी है, एकदम कांच के जैसा पानी रखा हुआ है यार। अगला प्रश्न है हम सबके सामने कि मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में कहां से उद्गमित होती है? तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि क्षिप्रा नदी जो है उसके किनारे जो शहर बसा हुआ है, जो सबसे फेमस शहर है वो है उज्जैन। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है।
बाबा महाकाल का गढ़ है उज्जैन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका जो आंसर लगाएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा काकरी बरडी पहाड़ी। तो मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वो होता है काकरी बरडी पहाड़ी, जो कि इंदौर में ही स्थित है। इंदौर में महू वाला जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है। और ये जो एरिया है जिस मतलब जो जहां से उद्गमित होती है यार, कोई कुंड वगैरह कुछ तो नदी तालाब कुछ तो होगा ना, तो उस कुंड का नाम है बाणेश्वर कुंड। क्या नाम है? बाणेश्वर कुंड। बाणेश्वर कुंड से स्थित मतलब उद्गमित होती है ये नदी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमृत संभवा व पूर्ण सलीला किस नदी के नाम है? मतलब कौन सी नदी है जिसे अमृत संभवा भी कहा जाता है और पूर्ण सलीला भी कहा जाता है? तो बिल्कुल अभी हम जिस नदी की बात कर रहे हैं, थोड़े पहले प्रश्न वाले में मतलब पिछले ही प्रश्न में जिस नदी की हमने बात करी, उसी नदी का ये नाम है। नाम आता है क्षिप्रा नदी का। क्षिप्रा नदी को ही अमृत संभवा कहा जाता है और इसी को पूर्ण सलीला कहा जाता है। इसके कुछ और भी अन्य नाम हैं, जैसे मोक्षदायिनी भी इस नदी को कहा जाता है। इस नदी का ही एक और नाम है जिसका नाम है मोक्षदायिनी, या मोक्ष वाहिनी है या दाहिनी है यार, दाहिनी है शायद, मोक्ष दाहिनी है ना, वाहिनी नहीं, मोक्ष दाहिनी। ये बिल्कुल हम सही हैं, कहीं से कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। ये देखो ये हमारी यहाँ तक हो गए हैं, 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये आप नंबरिंग डाल लीजिए इन पे, अगर आपको डालनी हो तो, नहीं डालनी हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं अब। अगला प्रश्न है हमारा कि टॉलमी ने नर्मदा नदी को क्या नाम दिया है? तो टॉलमी के द्वारा नर्मदा नदी को जो नाम दिया गया है वो है नामोदास। नामोदास कहा गया है टॉलमी के द्वारा नर्मदा नदी को। कुछ अलग बताने वाली बात है नहीं है। नर्मदा नदी की लंबाई वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रश्न में बताने जैसा है नहीं है। 8वां प्रश्न हमारे सबके सामने आ जाता है कि पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदी है उनके नाम बताओ। तो देखो पूर्व दिशा में ना ही तो पेंच बहती है ना ही माही बहती है। अब इन दोनों में से मुझे बताओ कौन सी है। बिल्कुल क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? बिछिया, सोन और क्या नाम है, बिछिया, सोन और एक और क्या नाम है उसका, टोन्स, जिसे तमसा भी कहा जाता है ना, टोन्स, जिसे बीहड़, औदा, बहुत है यार बहुत। सौंसर, ये कितनी सारी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां हैं। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। कान्हन भी नहीं है, आंसर है बी। तो बिछिया, सोन, टॉन्स, बीहड़, औदा ये सभी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में पूर्व की ओर बहती हैं। सोन तो वो नदी है जो उत्तर की ओर बहती है ना, उत्तर पूर्व की ओर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में प्रवाहित होती है? देखो अब मध्य प्रदेश की बात कर रहा है अगर, ये प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्या होता है कि हमें आंसर तो पता होता है लेकिन हम हमेशा प्रश्न को नहीं पढ़ते। कहीं किसी प्रश्न में लिखा होता है नहीं तो हम वो नहीं पढ़ते नहीं है, पता नहीं हम क्यों नहीं पढ़ते, इतना जल्दी में क्यों रहते हैं, और वहां जाके हम उसको गलत कर आते हैं और फिर आके बोलते हैं अरे यार ये तो मुझे आता था इसलिए गलत क्यों हो गया, ये गलत, ये तो बहुत बड़ी। और फिर 1-2 नंबर से प्रश्न हमारा जो पेपर रहता है तो बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है। खैर हम यहाँ पे अपने प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी किलोमीटर क्षेत्रफल में बहती है? तो देखो मध्य प्रदेश की अगर बात आती है तो हमें लिखना है 1077 किलोमीटर में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है। लेकिन अगर कुल लंबाई की बात आ जाती है, अगर नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात आ जाती है तो हमें 13-12 किलोमीटर लिखना है। मैंने आपको बताया अभी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में जो कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। और सिर्फ अगर मध्य प्रदेश के जो लगभग 90% क्षेत्रफल में नर्मदा नदी बहती है, मतलब नर्मदा नदी का जो बहाव है वो पूरा 90% जो बहाव है वो मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। और वो जो एरिया कवर करती है वो करती है 1077 किलोमीटर का। अगला प्रश्न पर हम आ जाते हैं अपने पे। कहाँ गया भाई अगला प्रश्न? ये देखो सी नंबर पे आंसर है, 1077 लगा लेना आप, ठीक है। वर्धा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही ईज़ी प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। वर्धा नदी की कुल लंबाई है 525 किलोमीटर। अब वर्धा नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं और वर्धा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं जाम और वेना। कौन-सी सहायक नदियाँ हैं? जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं वो हैं सहायक नदियाँ। सही लिखा है ना, सहायक, ठीक है। कौन-सी हैं? जाम भी है इसकी सहायक नदी, एक जाम इसकी सहायक नदी है और एक है वेना। जाम और वेना जी, ये 2 इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं वर्धा की। अगला प्रश्न आ जाता है आप सभी के सामने कि जो पुखराज अभियान है, पुखराज अभियान जो है वो किससे संबंधित है? 12वें नंबर का प्रश्न है और ये हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि पुखराज अभियान एक चलाया गया था जो कि नर्मदा रेत खनन से संबंधित है। भई नर्मदा नदी में जो रेत खनन किया जा रहा था, उस रेत खनन को रोकने के लिए, उस रेत खनन को मतलब एकदम जो लोग ढो-ढो के ले जा रहे थे डंपर वगैरहों से, जो रेत वहाँ से निकाल-निकाल के न नदी में से, उसको रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया जिसका नाम था पुखराज अभियान। हाँ, मतलब देखो नर्मदा नदी में था तो नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरी है, जो संगम है, सहायक नदियाँ हैं, वहाँ भी था। तो लगभग जो नर्मदा का पूरा एरिया था, उसमें ये अभियान चलाया गया था और इस अभियान का नाम था पुखराज अभियान। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने कि नर्मदा समग्र प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा समग्र जो पुस्तक है, उसके लेखक हैं अनिल माधव दवे। अनिल माधव दवे जो हैं, नर्मदा समग्र इस नाम की इन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत-बहुत फेमस राइटर है आज ये अनिल माधव दवे, और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है नर्मदा समग्र, ठीक है? कुछ फेमस राइटर हैं, बिल्कुल, बिल्कुल है। देखो नर्मदा जी के ऊपर जो लिखी है ना, एक राइटर का नाम है अमृतलाल बेगड़, आप सभी को पता है। अमृत पिछली बार पीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है। अमृतलाल
बेगड़, अमृतलाल बेगड़ हैं, इन्होंने भी कई सारी बुकें लिखी हैं, जैसे सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये इन्हीं की बुक है। सौंदर्य, मैं सही याद कर पा रहा हूँ ना, सौंदर्य की नदी, हाँ डेफिनेटली सही याद कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो, मैं ही बहुत बड़ा हूँ कंफ्यूज के लिए तो, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमृतलाल बेगड़ के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है सौंदर्य की नदी नर्मदा। ठीक है, एक और बहुत बड़े जो राइटर है उनका नाम है पंकज श्रीवास्तव, बिल्कुल पंकज श्रीवास्तव, जिन्होंने नर्मदा नदी के ऊपर बुक लिखी है। इनका नाम आप बिल्कुल याद रखें, अगर प्रश्न आ जाता है कि बुक का जो नाम है वो है जंगल रहे ताकि नर्मदा रहे, ये बुक किसने लिखी है? जंगल रहे ताकि नर्मदा रहे, जंगल रहे ताकि नर्मदा रहे जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो बुक लिखी गई है पंकज श्रीवास्तव के द्वारा। ये आपको प्रश्न पता होने ही चाहिए। ये देखो पंकज श्रीवास्तव ये नाम है ना, ये लिखो, ये लिखो, अमृतलाल बेगड़ साहब का नाम भी दिया है, सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये मैंने यहाँ देखे नहीं, कोई बात नहीं है, मैंने वहां लिख दिए, आप इसको याद रखें। मुख्य जो मुद्दा है, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि आप सभी को ये प्रश्न याद होने चाहिए, बिल्कुल भी मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं, वो हमारा अगला प्रश्न होगा, नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, खैर नहीं भी करोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, करोगे तो भी कोई समस्या नहीं है ना, मैं आपके सहूलियत के लिए कर रहा हूँ। नर्मदा नदी को किस वर्ष जीवित इकाई का दर्जा मिला? देखो ऐसा बोला जाता है कि नर्मदा नदी जो है जीवित नदी है, मतलब जीवन है, इसमें जीवन देती है सबको और इसके अंदर भी जीवन है, हमने इसीलिए इसको माँ के रूप में संबोधित किया है, माँ नर्मदा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम ये जानना चाहते हैं कि नर्मदा नदी को कब बोला गया कि भाई ये जीवित नदी है? तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा 2017, ना 16 ना 15 ना 18, आंसर है 2017। और अगर आप एक डेट इसकी क्या है यार, मई की 3 मई, 3 मई 2017 को जो है ये जीवित दर्जा जो है नर्मदा नदी को दिया गया कि ये जो नदी है वो जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त करने वाली नदी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यार, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है, मोस्ट फेवरेट प्रश्न है ये पीएससी का। और बिल्कुल ये छोड़ो, मेरी बात छोड़ो, ये प्रश्न कई सारी टेस्ट सीरीजों में देखा होगा यार, बहुत बहुत जगह देखा होगा, ऐसा नहीं है कि अकेली ये नदी है जिसका आपने ये नाम देखा है। और नाम क्या है? मधुमती। तो मधुमती यार ये तो ऑप्शन ही के नाम से, सिंध की सहायक नदी है ये। मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है? तो महुवर नदी को जाना जाता है। ये किसकी है? सिंध की सहायक नदी है। किसकी है? जो सिंध नदी है, सिंध की सहायक नदी है, सिंध नदी की जो ट्रिब्यूटरी है वो है महुवर नदी। ठीक है, जिसे मधुमती के नाम से जाना जाता है। और ये महुवर नदी में आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताऊं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला और मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन स्थल शिवपुरी, शिवपुरी जिले से बहती है। शिवपुरी का क्षेत्रफल कितना है भाई? अगर सबसे बड़ा जिला वो बन गया है तो अब आपको उसका क्षेत्रफल याद रखना पड़ेगा, लगभग 10,666 वर्ग किलोमीटर, 10,666, एक बिंदु लगा लो, 666 वर्ग किलोमीटर है, हो गया ना? 10,600, क्या लिख रहा हूँ मैं, 10, अब सही है ना? 10,666 वर्ग किलोमीटर है कि ऐसे ही कुछ है, 10,666 या 10,066 वर्ग किलोमीटर है, ऐसे ही कुछ है, लेकिन यही लगभग क्षेत्रफल है मध्य शिवपुरी का। ठीक है, 10,666 या 10,066, ऐसी कुछ क्षेत्रफल है, ये आप देख लेना एक बार, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है। और मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि ये सबसे बड़ा जिला जो मध्य प्रदेश का बन चुका है वो शिवपुरी बन गया है। और सेकंड सबसे बड़ा जिला बन गया है, कौन सा बन गया है? सेकंड सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? सागर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न पे। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से, एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? देखो, नर्मदा नदी जाती है मध्य प्रदेश की पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती भी नर्मदा मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और माही भी मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा, ताप्ती और माही, ये मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहती है, बहने वाली नदी है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक है, इसमें अब ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है? हमसे प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि ताप्ती और जो नर्मदा है वो एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे ज्वार कहते हैं यार, ज्वारंदमुख बनाती है नदियां। क्या बनाती है? 16वें नंबर का प्रश्न है ये, और ये नदियां बनाती हैं ज्वारंदमुख। भाड़ वाड़ नदी का दहना पुल, ये क्या है? कुछ भी लिखा है, ज्वारंदमुख इसे बोलते हैं, ज्वारंदमुख क्या का निर्माण करती है? ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में सोन नदी को, सोना स्वर्ण ये सब चीजें आपको पता ही होगा, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। मध्य प्रदेश में जो नदी है उसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो नदी का नाम है सोन। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो कि इसका जो सोन नदी का उद्गम कहां से होता है। सो उन नदी का उद्गम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अमरकंटक के पठार से होता है। कहां से होता है? दिखाई दे रहा है ना, लिख, अमरकंटक पठार से।
ठीक है, अमरकंटक पठार से। अमरकंटक किस जिले में आता है? ये आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर 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 जिले से ये जो मतलब एरिया है जो बिलोंग करता है, और अमरकंटक जो एरिया है वो अनूपपुर जिले में आता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आता है। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं ही सब चीजें बताऊंगा यहाँ पर, तो आप क्या बताओगे यार? आप भी तो एक आध चीज कमेंट किया करो ना यार। 780 किलोमीटर क्षेत्रफल में बहती है, मतलब किलोमीटर क्षेत्रफल में जो सोन नदी है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 780 किलोमीटर। अमरकंटक पठार से निकलती है, अनूपपुर जिले से निकलती है। अमरकंटक पठार से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। और सोन कैसे चली जाती है? मतलब जैसे ये अमरकंटक है और ऐसे बहते हुए ऊपर जाके यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अमरकंटक से 18, ये 19 डाल लो यार, लो यार, पहले ये डाल लो। ठीक है, अमरकंटक से निकलने वाली जो नदियां हैं उनका नाम क्या है? निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? देखो, तो सोन निकलती है अमरकंटक पठार से, बिल्कुल निकलती है, बिल्कुल निकलती है। देखो, सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है, ये तो निकलती है, सोन और नर्मदा को आप सबको पता है। लेकिन जोहिला और केवई भी अमरकंटक पठार से निकलती हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सारी की सारी नदियां अमरकंटक से पठार से निकलती हैं। तो जोहिला और केवई नदियां का भी ध्यान रखना, ये भी अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। ये सहायक नदियां हैं, लेकिन इनका भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप आंसर सोन लगा के आ जाओ। सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो सिवनी जिले की जो जीवन रेखा कहा जाता है वो है बैनगंगा। कहाँ है बैनगंगा भाई? ये रही। बैनगंगा जो नदी है वो सिवनी जिले की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। और जो इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, कितनी क्षेत्र में बहती है? तो इसका जो क्षेत्रफल है जिसके एरिया में जो बहती है वो है 570 किलोमीटर। 570 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये नदी बहती है और ये सिवनी जिले की जीवन रेखा कहती है। सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ क्यों कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि गांगुल पारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखो, गांगुल पारा जलप्रपात की बात कर रहा है ये, तो गांगुल पारा जो जलप्रपात है वो है हमारा, कहाँ है यार ये रहा ऑप्शन, कान्हन नदी। कौन सी, कहाँ लिख दूं मैं? यहाँ लिख देता हूँ। कान्हन नदी पर स्थित है गांगुलपारा जलप्रपात। और कान्हन नदी किसकी सहायक नदी है? कान्हन जो नदी है वो है बैनगंगा की। ये आपको पता था या नहीं पता था? सच सच बताना। कान्हन किसकी सहायक नदी है? कान्हन जो है बैनगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बैनगंगा की ट्रिब्यूटरी है ये। इसकी सहायक नदी है, बैनगंगा की सहायक नदी है। और गांगलपुर जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में कान्हन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है, कहाँ है? ठीक है, ये रहा। ये प्रश्न नंबर 21 है हमारा। यानी कि हमने अभी तक 20 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ यहाँ से आपको। और 21वां प्रश्न हमसे ये जानना चाह रहा है कि भाई टॉलमी के द्वारा सोन नदी को क्या कहा जाएगा? देखो, नर्मदा को टॉलमी ने क्या बोला है? नामोदास बोला है। अब टॉलमी भाई साहब सोन नदी के पास भी आ गए और इनने बोला कि हम इसको भी अपने लेवल पे एक अलग से नाम देंगे, और इसको नाम दे दिया है टॉलमी ने सो आ। देखिए, कुछ भी बोला जा रहा है यार आदमी, ये मतलब फालतू का ज्ञान गुण बेमतलब में एक आंसर, एक याद करने की चीज बढ़ा दी। क्या जरूरत क्या थी भाई? सोन नदी अच्छा नाम तो था, सोन को सुहा बनाने की क्या जरूरत थी इसको? अब बना दिया, देखा, पढ़ना पड़ेगा यार। टॉलमी के द्वारा सोन नदी को सुआ कहा जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, इस प्रश्न में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी कि ये जो अदर नाम है ना, जैसे ये लिखा हुआ है देखो, सोआ, और ये लिखा हुआ है ना सोनभद्र, ये भी सोन नदी का ही नाम है। सोनभद्र भी सोन को ही कहा जाता है। और एक सौभागदी, ये भी सोन को ही कहा जाता है। और ये जो नाम है ना, ये वाला जो नाम है, ये भी हिरण्यवाहा भी सोन नदी को कहा जाता है। तो ये चारों के चारों नाम जो है सोन नदी के ही हैं, लेकिन टोलमी के द्वारा जो दिया गया नाम है वो है सोआ। ठीक है, समझ आ गया? देखो कितने ज्यादा हम फैक्टों के डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, खुद देखो आप, है ना। ये अन्य नाम, ये सारे के सारे अन्य नाम है इसके। अन्य नाम किसके? सोन नदी के। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में से किस जिले में नर्मदा का नाभि स्थल है? मध्य प्रदेश के किस जिले में है नर्मदा का नाभि स्थल? तो यहाँ पर हमारा कहाँ आ जाता है आंसर? कहाँ है यार? हरदा, होशंगाबाद, हरदा, ये रहा। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा का नाभि स्थल है? तो आंसर हो जाएगा हमारा हरदा जिला। हरदा मध्य प्रदेश के जो जिला है वो मध्य प्रदेश के नाभि स्थल के, यानी नर्मदा नदी के नाभि स्थल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक जगह है हरदा जिले में, हांडिया। क्या है? हांडिया। हांडिया नामक जो स्थल है, वो जो हांडिया नामक जो स्थल है, वो जो एरिया है, उसे नाभि स्थल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो जिले की बात कर रहा है, ये हरदा जिले में आता है ये एरिया। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मेघनाद तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेघनाद की तपोस्थली जो है मध्य प्रदेश में धार, भाई ये क्या लिखा हुआ है? धार स्थित है। और नदी आ जाती है नर्मदा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
24वें नंबर का प्रश्न हो गया और ये 25वें नंबर का प्रश्न हो गया। और 24वें नंबर का प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं बरना नदी का संगम कहाँ पर स्थित है? तो ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पर नर्मदा भी मिल रही है और बरना भी मिल रही है और ये है संगम। तो वो कौन सा संगम है? वो कौन सा संगम है जहां पर नर्मदा और जो बरना नदी है उसके संगम के नाम से फेमस है? तो जो एरिया है, जो प्लेस है, यानी कि जो क्या बोलते हैं यार, जो जिला है वो है हमारा रायसेन जिला। कौन सा जिला है? रायसेन जिला, जहां पर नर्मदा और जो बरना है उसका संगम स्थल है। और इस एरिया को जो जाना जाता है वो जाना जाता है वामन तीर्थ के नाम से। क्या नाम है? वामन तीर्थ। रायसेन जिले में है ये। आप देखो, ये आपको यहाँ से ये भी फैक्ट कवर हो गया कि वामन तीर्थ नामक जो स्पिरिचुअल प्लेस है, यानी कि जो संगम है, वो किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। और ये वामन तीर्थ क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर नर्मदा और बरना नदी का जो है संगम स्थल है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? सिंध नदी पर स्थित है, अमूला नामक जगह पर। गया हूँ यार, यहाँ से तो निकला हूँ मैं। अमूला पुल, जैसे अमूला मतलब एक गांव का नाम है, उसको भी ये भी कहते हैं अमूला पुल है यहाँ पर। अच्छा है यार, बहुत बड़ा पुल है, मतलब बहुत बड़ा पुल है, सच में जेन्युइन बहुत बड़ा पुल है और ऐसे ढलान टाइप की है, बड़ा मजा आता है निकलने में। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल जो है सिंध नदी पर है, अमूला क्षेत्र में, अमूला का पुल भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, टोंस नदी की। देखो, मैंने बताया था कि टोंस का एक और नाम तमसा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी। लेकिन प्रश्न हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो तमसा, जो टोंस नदी है, उसका जो कुल लंबाई है वो कितनी है? यानी कि तमसा नदी की, टोंस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस नदी की जो लंबाई है वो है हमारी, कहाँ गई? सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि टोंस, हाँ, टोंस यानी कि तमसा जो नदी है वो सतना से उद्गमित होती है। किस जिले से उद्गमित होती है? सतना जिले से उद्गमित होती है। और बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे बीहड़, महादा, इसी की तो सहायक नदियां हैं। बीहड़, महाना, और एक और बताई थी ना पहले, कौन सी बताई थी अभी? पूर्व की ओर बहने वाली नदी ओदा। बीहड़, महाना, जो ओदा, जो सब जो इतनी अल्ट्रम सट्रम साली नदियां हैं ना, जो पूर्व दिशा की वो जितनी भी सहायक नदियां हैं, सब टोन्स की अच्छी खासी सहायक नदियां हैं। और ये जो जितनी एरिया में ये जो जन नदी बहती है वो बहती है 320 किलोमीटर क्षेत्रफल में। कितनी एरिया में बहती है? 320 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये नदी बहती है। अगला प्रश्न आ जाता है, 28वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि क्यूटी जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? कौन सा नदी है जिस पर क्यूटी जलप्रपात स्थित है? तो आंसर हो गया महाना, महाना नदी। और ये कितने किलो मतलब मीटर लंबा जलप्रपात है? 98 मीटर लंबा जलप्रपात है। और सबसे लंबा जलप्रपात बिल्कुल नहीं है, सबसे लंबा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का बहुटी। कौन सा है? बहुटी है, जो 198 मीटर ऊंचा है। जो किस नदी पर स्थित है? जो सौंसर नदी पर स्थित है, सौंसर नदी पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बिल्कुल याद रखना है। लेकिन अगर क्यूटी जलप्रपात की बात करते हैं तो क्यूटी जलप्रपात जो है महाना नदी पर स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो है 98 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि अनहूनी जलप्रपात स्थित है। अब देखो, अनहूनी जलप्रपात के बारे में बात आ गई है, तो अनहूनी जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये पूछ रहा है हमसे। तो हमारा आंसर आ जाएगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, बिल्कुल, छिंदवाड़ा में जो है एग्रो कॉम्प्लेक्स भी स्थित है। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में ही स्थित है। तो अनहोनी जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अनहोनी जलप्रपात, तो अनहोनी जलप्रपात मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। और यहाँ पर नदी कौन सी है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो कान्हन नदी है ना, वो भी इसी एरिया में बहती है। तो जो अनहोनी जलप्रपात है वो है कान्हन नदी पर, कान्हन नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है हम सबके सामने, देख लिया ना आपने? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे साइड में कर देता हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। और अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं यहाँ पर, श्रापित नदी कहा जाता है किसे? श्रापित नदी के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश एरिया में। तो मध्य प्रदेश एरिया में जो है श्रापित नदी के नाम से जाना जाता है सीता रेवा नदी को। किसको जाना जाता है? सीता रेवा नदी को मध्य प्रदेश में श्रापित नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये देखो, सीता रेवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। और जो ये मतलब इसका जो उद्गम होता है वो होता है छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा। भारवेली मैग्नीज की खदान है यहाँ पर, यहाँ पर जो मैग्नीज की खदान है उसका नाम है भारवेली। ये सब आपको पता होगा, मुझे बताने की इसमें जरूरत है नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है कि गुना जिले को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखो आ गया ना, ये रहा कि गुना जिले को कौन सी नदी दो जिलों में विभाजित करती है। तो गुना जिले को कौन सी नदी दो जिलों में विभाजित करती है ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सभी को इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से पता होगा। कहाँ गई सिंध नदी? ये रही सिंध नदी। सिंध, गुना जिले को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो सिंध नदी जो है गुना जिले को दो भागों में विभाजित करती है। अब सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है आपको पता है ना? सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिरोंज से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सिरोंज नामक जगह है और ये पड़ती है मध्य प्रदेश के
विदिशा जिले में। कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ये जगह पड़ती है। सिरोंज नामक एक जगह है जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पड़ती है, जहाँ से सिंध नदी का उद्गम हुआ है और मध्य प्रदेश के 2 भागों में विभाजित करती है गुना जिले को। कौन सी नदी? सिंध नदी। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो धसान देखो, बीना धसान ये वाला धसान है ये, और धसान नदी किसकी सहायक नदी है? बिल्कुल बेतवा जो नदी है उसकी सहायक नदी है। धसान नदी किसकी सहायक नदी है? धसान नदी जो है किसकी? बेतवा की सहायक नदी है। अगला क्या है? अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि पुष्पावती के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो पुष्पावती के नाम से जिस नदी को जाना जाता है उसका नाम है पाहुज नदी। किस नदी को जाना जाता है? पाहुज नदी को पुष्पावती के नाम से जाना जाता है। और जो पाहुज नदी है वो कहाँ बहती है? मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका। पाहुज नदी मतलब किसकी सहायक नदी है? सबसे पहले तो ये बताओ। तो पाहुज नदी जो है सबसे पहले ये लिख लो कि सिंध नदी की सहायक नदी है, और ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ वाला जो क्षेत्र है उस एरिया में ये जो नदी है बहती है। ठीक है, उसका जो बहाव है, उसका जो बहती मतलब जो एरिया है वो है टीकमगढ़ वाला क्षेत्र। मतलब ये जो नदी है वो टीकमगढ़ क्षेत्र को पानी देती है। पुष्पावती के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सबसे पहले तो नाम पढ़ लो कि भाई एक नदी है। पेन कहाँ है? पेन ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पेन आ गया। ठीक है, तो पुष्पावती के नाम से जाना जाता है पाहुज नदी को। किस नदी को जाना जाता है? पुष्पावती के नाम से जाना जाता है पाहुज नदी को। और ये पाहुज नदी कहाँ बहती है? पाहुज नदी बहती है टीकमगढ़ वाले क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का जो टीकमगढ़ वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर बुंदेलखंड क्षेत्र में पाहुज नदी बहती है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है सिंध की। अब ये सब आपको खुद ही अपने आप पता होगा कि किसकी सहायक नदी है? सिंध की। ये यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर एक मक्खी आ गई है और ये यहाँ पर बैठ रही है, तो इससे ये ड्राइंग बनती जा रही है ना। ठीक है, टीकमगढ़ में स्थित है और इसकी सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंध की सहायक नदी है। अगला प्रश्न आ जाता है आप सभी के सामने कि हंसदो नदी किस जिले से संबंधित है? देखो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। 34वां प्रश्न है हमारा ये पुष्पावती नदी वाला। अब हम 35 नंबर के प्रश्न पर आ गए हैं और यह प्रश्न है कि हंसदो नदी किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो हंसदो नदी है, हंसदो जो नदी है वो कहाँ बहती है? वो बहती है अनूपपुर वाले क्षेत्र में। हंसदो नदी कहाँ बहती है? हंसदो नदी बहती है अनूपपुर वाले क्षेत्र में। और यदि ये अनूपपुर वाले क्षेत्र में बहेगी, यदि ये अनूपपुर वाले क्षेत्र में बहेगी, तो यहाँ पर ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? देखो एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 6 अपवाह तंत्र पढ़ाए थे मध्य प्रदेश में। उन अपवाह तंत्रों में से ही एक अपवाह तंत्र था महानदी अपवाह तंत्र। तो जो महानदी अपवाह तंत्र है वो हंसदो नदी का ही सहायक मतलब हंसदो नदी उसी की सहायक नदी है। तो महानदी की सहायक नदी है हंसदो नदी। अगला आ जाते हैं हम कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? ये बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बेतवा नदी का जो मतलब जो उद्गम है वो है कुमरा गांव रायसेन। कुमरा गांव रायसेन से ये नदी जो है क्या बोलते हैं इसका उद्गम होता है। और बेतवा नदी मध्य मतलब कितनी लंबी दूरी है, मतलब क्या बोलते हैं यार, कितनी लंबाई है, कितना रास्ता तय करती है? तो ये बेतवा नदी करती है भाई 380 किलोमीटर का रास्ता। किस कितना रास्ता तय करती है? 380 लंबी 380 किलोमीटर लंबी ये नदी है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बहुत है यार, मतलब कौन सी? केन इसी की तो सहायक नदी है। हाँ कहाँ लिखूं? ये देखो ये लिख लो है ना। किसकी? केन किसकी सहायक नदी है? बीना ये बेतवा की सहायक नदी है। बीना भी एक बीना जो बीना तेल रिफाइनरी है वहां पर बीना, धसान है ना, केन, बीना, धसान, ये सब की सब जो है बेतवा की ही सहायक नदी है। और एक और नदी है, क्या नाम है उसको बोलते हैं? जामनी। जामनी जामनी भी बेतवा की ही सहायक नदी है। तो बीना, धसान, जामनी, केन ये चारों की चारों जो सहायक नदी है वो बेतवा की ही सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये हमने यहां पर प्रश्न कर लिए 36। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है देखो ये प्रश्न है किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा हुआ है? तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले छोड़ो, मतलब जब चेदी साम्राज्य पढ़ा था, जब हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि चेदी की जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे है? केन नदी के किनारे स्थित है। और चेदी साम्राज्य जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहां पर राजा शिशुपाल यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे। वही थे भगवान श्री कृष्ण के जो भाई है शिशुपाल, वही यहाँ की। याद करो, याद गया ना? याद मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने सीरीज से आप लेक्चर देख रहे हो, कंटिन्यूटी में चल रहे हो, सब चीजें सुन रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज याद होगी। अगला प्रश्न हम सभी के सामने आ जाता है कि बेतवा का आइसलैंड किसे कहा जाता है? ये भी आप सभी को ये प्रश्न इसका पता होगा कि बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है देवगढ़ का किला। किसको कहा जाता है? देवगढ़ का जो किला है उसे हम बेतवा का आइसलैंड कहते हैं। यानी कि बेतवा का जो आइसलैंड होता है ना यार, जो बीच में एक टापू टाइप का बना होता है, तो देवगढ़ का जो किला है ना वो बेतवा नदी के बीच में एक टापू टाइप का बना हुआ है। ये क्यों परेशान कर रहा है भाई ये?
एक सेकंड, इसको हटा ही देता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, गया उधर। अगला प्रश्न है कि पद्म पुराण में किस नदी का वर्णन मिलता है? पद्म पुराण में जो है वर्णन मिलता है, किस नदी का मिलता है? तो पद्म, देखो अभी बेतवा की बात चल रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी रखना, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। हाँ मैं बता देता हूँ यार, आप सबसे पहले तो प्रश्न पूछ लगते कि सर कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ये बता दो। 39 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, और पद्म पुराण में ये पूछ रहा है कि किस नदी का वर्णन मिलता है, तो आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा नदी का जो वर्णन है वो पद्म पुराण में हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि स्नेह वाटरफॉल किन नदियों द्वारा बनाया गया है? तो स्नेह वाटरफॉल, आप सभी को ये चीज पता है, स्नेह वाटरफॉल किस नदी के द्वारा बनाया गया है? स्नेह वाटरफॉल बनाया गया है केन नदी। देखो यार ये बहुत बहुत ध्यान रखना, केन नदी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन केन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आप इसको तो एलिमिनेट कर दोगे, अब एलिमिनेट कैसे करोगे? तो केन नदी तो आपको सबको पता है ना। तो याद रखो, स्नेह वाटरफॉल केन बेतवा के द्वारा नहीं बनाया गया, ना ही केन सिंध के द्वारा बनाया गया है। केन की एक सहायक नदी है खद्दर नदी, केन नदी की ही सहायक नदी है खद्दर नदी, उसके द्वारा बनाया गया है स्नेह वाटरफॉल। तो समझ में आ गया, ये प्रश्न समझ में आ गया कि स्नेह वाटरफॉल किन नदियों के द्वारा बनाया गया है? तो स्नेह वाटरफॉल बनाया गया है केन और खद्दर नदी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या बताना है यार? और एरिया लिख लो, और क्या लिखोगे यार? ये वाटरफॉल का एरिया लिख लो, क्या लिखोगे? हाँ ये है हमारे छतरपुर में, छतरपुर क्षेत्र में स्थित है। और एक और इंपॉर्टेंट बात लिख लो, एक और इंपॉर्टेंट बात लिखो कि भैया जो स्नेह वाटरफॉल है ना, स्नेह जो वाटरफॉल है इसे 2017 में 2034 में 2000 मतलब 34 में नहीं, 2017 में इसे सर्वश्रेष्ठ वाटरफॉल भी बोला गया है कि भाई ये मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ वाटरफॉल है। सर्वश्रेष्ठ वाटरफॉल का इसे दर्जा प्राप्त हो चुका है। किसको? स्नेह वाटरफॉल को। बस यही फैक्ट होते हैं यार, कुछ अलग नहीं होता है और बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने कि कोपरा, क्या है भाई? कोपरा व्यामा, कोपरा व्यामा वियर्मा किसकी सहायक नदियां हैं? हाँ, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। और ये 41 नंबर का प्रश्न है हमारा कि कोपरा व्यामा और वियर्मा जो है किसकी सहायक नदियां हैं? केन की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदी है? कोपरा व्यामा वियर्मा के केन नदी की सहायक नदी है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को ये नाम पता होने ही चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारे सामने कि अजयगढ़ का किला किस नदी के किनारे है? तो अजयगढ़ का किला किस नदी के किनारे है? तो अजयगढ़ का किला कहाँ है? केन नदी कहाँ गई भाई? अजयगढ़ का किला जो है वो है केन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? अजयगढ़ का किला केन नदी के किनारे स्थित है। मतलब इसे वो भी कह जाता है ना यार, क्या बोलते हैं, एक कहीं फैक्ट पढ़ा था मैंने, मदर ऑफ खजुराहो। इस किले को मदर ऑफ खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। देखो भैया, खजुराहो इंग्लिश इंग्लिश में छोड़ो, हिंदी में समझ लो, क्योंकि हिंदी से अपन फैमिलियर है, यहाँ खजुराहो बहुत बार लिखा है, इंग्लिश में अपने खजुराहो ज्यादा लिखा नहीं है ना। तो क्या है भाई, मदर ऑफ खजुराहो के नाम से भी इस किले को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां? ये तो सबको पता होगा, बहुत इजी प्रश्न, और कई बार हम इस प्रश्न की चर्चा भी कर चुके हैं। नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां हैं। नर्मदा की टोटल कितनी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने कि निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? ये भी प्रश्न आप सभी को पता होगा कि कौन सी नदी है जो नर्मदा नदी के समानांतर बहती है? तो ताप्ती नदी, ये नर्मदा भी चल के आ रही है और ये निधर से ताप्ती भी चल के आ रही है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। माही भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे नर्मदा और ताप्ती जो है एक दूसरे के समानांतर बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम सभी के सामने कि वर्ष 2002 में किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? इजी इजी, वेरी इजी प्राप्त है भैया, बहुत इजी है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो है मंदसौर की शिवना नदी के किनारे, शिवना नदी से प्राप्त हुई है। शिवना नदी से वर्ष 2002 में एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर की मूर्ति, और शिवना नदी से मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये शिवना नदी कहाँ बहती है? ये बहती है मंदसौर जिले में। मंदसौर जो है वो शिवना नदी के किनारे स्थित है। भगवान पशुपतिनाथ का बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य और बहुत ही एकदम लाजवाब मंदिर है यार, है ना। पशुपतिनाथ मतलब भगवान शिव, पशुपति उन्हीं को तो बोला जाए, पशुओं के पति मतलब जो यार देखो, आपको पता तो है पशुपतिनाथ किसको बोलते हैं? भगवान शिव को बोलते हैं। तो भगवान शिव का ही मंदिर है पशुपतिनाथ के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्या हो गया भाई? हाँ, किन दो नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है? तो किन दो नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है? सबको पता है, बहुत इजी है, वैनगंगा और वर्धा का जो संगम है उसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अरे भैया लो, 50 नहीं हुई अभी,
भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भालकुंड जलप्रपात जो है वो नदी पर स्थित है, बीना नदी पर। और बीना किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है, अभी बता दिया मैंने, कुछ यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। बीना, धसान, जामुनी, केन सबकी किसकी सहायक नदियां हैं? बेतवा की सहायक नदियां हैं। और ये भालकुंड जलप्रपात जो है बीना मतलब बीना नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला अगला क्या चल। हाँ ना, अरे प्लीज प्लीज लिख लो भाई, प्लीज लिख लो। सागर जिले में है, सागर जिले में। ठीक है, अगला आ जाता है प्रश्न की किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागधी कहा गया है? देखो, सुभांगधी, सुभांगधी कहा गया है। किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभांगधी के नाम से जाना गया है? तो इसका प्रश्न, इसका आंसर अभी आगे देख लेते हैं, बता देता हूं मैं। ये लो, आप आराम से पहले खुद गेस कर लो, फिर मुझसे पूछना कि किस नदी को कहा गया है वाल्मीकि रामायण में सुभांगधी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर क्या हो गया हमारा? कोई बताएगा मुझे? नहीं बताऊं, ये वाला आंसर मैं बताते ही नहीं हूं, एक काम करता हूं, है ना, ये आंसर आप ही बताओगे। अरे नहीं सर, बता दो, दिक्कत हो जाएगी अभी। वाल्मीकि रामायण में सुबांग नदी के नाम से सोन नदी को कहा गया है। किसको कहा गया है? सोन नदी को कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि धार किस नदी के तट पर स्थित है? धार, पीतमपुर, धार समझ में आ गया, भारत का डेट्राइट के नाम से पीतमपुर को जाना जाता है। धार मध्य प्रदेश के मांडू जो पर्यटन स्थल है वो भी धार जिले में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का पांडु, वो जो पांडु नहीं यार, सॉरी, मांडू, मांडू जो पर्यटन स्थल है वो कहां पर स्थित है? मांडू पर्यटन स्थल धार जिले में ही स्थित है। और धार किस नदी के तट पर स्थित है? धार जो स्थित है वो है माही नदी के तट पर। किस नदी के तट पर स्थित है? धार जो माही नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न आ जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? तो देखो, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? सबसे पहले देखो, मंडला हैगा, होशंगाबाद है, महेश्वर है। रायसेन नहीं है यार नर्मदा नदी के किनारे तो, कंफर्म रायसेन नहीं है ना। ये तीनों तो हैं, रायसेन नहीं है, ये नहीं है पूछा है, ध्यान रखना इसका कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है इनमें से। अगला प्रश्न आ जाता है हमारे सामने कि रजत जलप्रपात स्थित है। अब देखो, रजत जलप्रपात के बारे में पूछ रहा है, तो रजत जलप्रपात देखो, सबसे पहले तो देखो कि इसका नाम रजत क्यों पड़ा। रजत मतलब क्या होता है? सिल्वर, है ना, सिल्वर ही होता है ना यार, ज्वेल के नाम पे आ जाते हैं सिल्वर। अब इसका नाम की रजत क्यों पड़ा? क्योंकि भाई यहाँ का जो पानी है ना, पानी एकदम चांदी की तरह साफ है, चांदी की तरह एकदम साफ पानी है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम जो है रजत जलप्रपात पड़ गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 107 मीटर। कितनी है? 107 मीटर। बहुत जगह अलग अलग मिलती है भैया, क्या है, एमपी जीके के कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसको ये बोल दो कि 100% एकदम सही बुक है। सब में कुछ ना कुछ गलतियां तो है ही है। तो किसी से आप ये नहीं बोल सकते ठोक बजा के कि हाँ भाई आपकी बुक सही है, थैंक यू। आंसर हो जाएगा रजत जलप्रपात। सबको पता है, अगर बात हो रही है, चांदी की तरह चमकीला है। और रजत जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है हम सबके सामने। कहाँ है अगला प्रश्न? स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी ना। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? अब देखो, ये चीज मुझे बताओ, ये चीज बताओ। राणा प्रताप सागर तो बना है, गांधी प्रताप सागर भी बना है, ठीक है, सबको पता है ये राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये किस जगह पे, ये सभी को पता है। लेकिन और भी हैं, और तीनों को ऑप्शन में देखो और फिर बताओ कि कौन सा जलाशय है जो चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? नहीं, थोड़ी पूछा है इसने, बना है यही तो पूछा है, कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना है, इसमें कुछ अलग बताने की जरूरत ही नहीं है। और स्थान क्या है भैया? स्थान जो है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ नामक एक जगह है। मुझे मुझे ये लगा चित्तौड़गढ़, मुझे लगा कि ये पूछ रहा है कि चंबल नदी पर कौन सा जलाशय नहीं बना है, जिसमें मुझे लगा ये सारे आ गए। तो बिल्कुल ये तो नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये नहीं बना। और ये मध्य प्रदेश में जो वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बना है। गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना हुआ है। ये जलाशय जो है चंबल नदी पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का कि कान्हन कान्हन दैया किसकी सहायक नदी है? कान्हन दैया किसकी सहायक नदी है? तो कान्हन दैया जो है बैनगंगा की सहायक नदी है। ये प्रश्न मैं आप सभी को बता चुका हूं, इसमें कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न मैं आप सभी को बता चुका हूं और ये प्रश्न आपको बताने की अलग से जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने आपको क्लियर अभी कर दी है। ठीक है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? भैया चंबल नदी की लंबाई कितनी है ये बताना है आप सभी को कि चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी? 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये चंबल नदी जो है बहती है। 980 भी कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं जो है 980 भी बोलते हैं, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है वो मुझे कंफर्म लगता है 965, और बहुत सारी बुक्स में 965 किलोमीटर ही
दिया गया है। और मध्य प्रदेश की भैया दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये आपको पता होगा। नर्मदा के बाद दूसरे नंबर पर जो है किसका नाम आ जाता है, चंबल का नाम आ जाता है। और आप सभी को पता है कि परशुराम की जो जन्मस्थली है इंदौर के पास में महू, महू में वहां से ये नदी निकली है। ठीक है, 965 किलोमीटर लंबी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, और उद्गम कहां से हुआ है, महू, कहां से, परशुराम कुंड, परशुराम, ठीक है, परशुराम कुंड महू से इसका उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि कालियादह पैलेस, कालियादह पैलेस जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, नदी पूछ रहा है, किस नदी के तट पर स्थित है, उज्जैन में स्थित है। और छिपरा नदी कहाँ है, उज्जैन में। कालियादह पैलेस तो उज्जैन में स्थित है, तो उज्जैन से आप बिल्कुल लगा देंगे कि छिपरा नदी, उज्जैन में कौन सी नदी बहती है, छिपरा नदी बहती है, तो कालियादह पैलेस भी छिपरा नदी के तट पर ही स्थित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि कंचन घाट, अगला प्रश्न है कंचन घाट किस नदी के तट पर स्थित है। कंचन घाट भैया बेतवा नदी के तट पर स्थित होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो कंचन घाट जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है। और ये किसने बनवाया था यार, कौन सा बुंदेला था वो वीर सिंह बुंदेला। कंचन घाट बेतवा नदी के तट पर स्थित है और कंचन घाट यहाँ बनवाया था वीर सिंह बुंदेला ने। किसने बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कंचन घाट बेतवा नदी के तट पर बनवाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये मिटला मिटला सा क्यों हो रहा है, ये मिटला मिटला क्या है, ये मिटला मिटला क्या है। सरस्वती, ये सरस्वती है, ये तो आप सभी को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, इंदौर जिले में बहती है ये। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं, बिल्कुल मुझे बता दो। सरस्वती और खान छिप्रा की सहायक नदियां हैं। और ये कहाँ बहती हैं, दोनों की दोनों नदियां, इंदौर जिला इन दोनों नदियों पर ही बसा हुआ है, इंदौर में बहती है ना। सरस्वती और खान दोनों कहाँ बहती हैं, इंदौर जिले में बहती हैं। अरे बीच शहर में से निकल रही है भैया, ये देखो है ना। वो आप कहोगे इंदौर में जू के पास में जो बहुत बड़ा पहले नाला सा दिखता था ना, वो एक्चुअल में वो खान नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी का कि कछुओं की दुर्लभ प्रजाति किस नदी में पाई जाती है। कछुओं की दुर्लभ प्रजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है चंबल नदी में, सॉरी कहाँ पाई जाती है, चंबल नदी में पाई जाती है कछुओं की दुर्लभ प्रजाति। जामनी नदी का उद्गम कहां से हुआ है, जामनी नदी का उद्गम अभी तो बताया था मैंने भैया। जामनी किसकी सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है। तो इसका उद्गम कहां से हुआ है, उद्गम और देख लेते हैं, अभी रुको, बता दिया था मैंने, बीना जामुनी धसान वो सागर जिले से उद्गम हुआ है, कुछ बड़ी बात नहीं है ना। अगला देखते हैं, तिगरा बांध किस नदी पर बनाया गया। मैंने सोचा कुछ बहुत ज्यादा डीप में लिखा होगा, कभी कोई गाँव वाँव का लिखा होगा। तो सागर मैंने बता ही दिया था, बीना और जामुनी दोनों नदियां जो है सागर से बहती हैं और ये बेतवा की सहायक नदियां है। अगला प्रश्न आ जाता है हम सभी के सामने कि तिगरा बांध किस नदी पर स्थित है। तिगरा बांध कहाँ पर है, ग्वालियर जिले में स्थित है। और अगर ग्वालियर जिले में ये बांध स्थित है तो कहाँ, मतलब किस नदी पर होगा, ग्वालियर जिले में अगर ये बांध स्थित है तो ये किस नदी पर होगा, ग्वालियर कहाँ गई भाई, सांक नदी कहाँ गई, ये रही। तिगरा बांध जो है ग्वालियर जिले में स्थित है और ये सांक नदी पर स्थित है। शायद 60वां प्रश्न होगा यार ये, है ना, 60, 61 और ये 62, 100 प्रश्न हमारे होने ही वाले हैं। और हम यहाँ पर 100 प्रश्नों की पूरी कंप्लीट सीरीज करेंगे इसे। राजगढ़ से गुजरने वाली नदी कौन सी है, तो राजगढ़ से गुजरने वाली नदी कौन सी है, छिप्रा नहीं गुजरती यार। पार्वती कहाँ हो जाती है, आस्था सीहोर से निकलती है। सिंध भी नहीं गुजरती। अंजार नदी कहाँ से गुजरती है, राजगढ़ जिले से। प्रॉपर राजगढ़ से कौन सी नदी गुजरती है, अंजार। अंजार किसकी सहायक नदी है, तो अंजार पार्वती की सहायक नदी है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ राजगढ़ जिले से निकलने वाली नदी पूछे तो अंजार नदी के किनारे जो है राजगढ़ जिला बसा हुआ है। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने कि बी फॉल कहाँ स्थित है, तो बी फॉल पचमढ़ी में स्थित है। बी फॉल कहाँ स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ है भाई, पचमढ़ी दिया है क्या, पचमढ़ी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने, पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है। मैंने आपको पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती, माही बता दी है। पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है। और उत्तर पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है, सोन नदी, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। तो यहां पर हम जानना चाहते हैं कि भाई पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है। एक, क्या है यार, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ बता तो दिया यार, ये छोड़ो, मैं वही बोल रहा हूँ, सोन क्यों नहीं दिख रहा मुझे, पास से थोड़ा सा नजदीक से दिख ही नहीं रहा, सिंधु बेतवा क्यों दिख रहा था। पांडव और गाथा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो पांडव और गाथा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, पांडव जलप्रपात भी किन नदी पर स्थित है और गाथा जलप्रपात भी किन नदी पर स्थित है। आप ये पांडव से समझ गए होंगे कि ये जलप्रपात दोनों के दोनों किन नदी पर स्थित है।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से बेतवा का तटीय शहर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा और शानदार प्रश्न है कि बेतवा का तटीय शहर कौन सा नहीं है। तो देखो, सांची बेतवा के किनारे स्थित है, विदिशा भी बेतवा के किनारे स्थित है, चंदेरी, तीनों के तीनों शहर हैं। तो नहीं कौन सा होगा भाई? रायसेन जिला। रायसेन जिला जो है बेतवा के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, रायसेन जिला बेतवा के किनारे स्थित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रायसेन। अगला प्रश्न है कि सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? कि भाई सनकुआ का मेला लगता है दतिया जिले में। और ये नदी पूछ रहा है। अच्छा, दतिया जिला तो अपने को पता है, लेकिन अपने को नदी के बारे में जानना है। तो नदी कहाँ गई भैया? दतिया जिले में तो सिंध नदी बहती होगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। आंसर हो जाएगा सिंध नदी। कहाँ लगता है? दतिया जिले में। अपने को जिला पता था तो हम नदी के बारे में तो बता ही सकते हैं। तो सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? सनकुआ का मेला लगता है दतिया जिले में। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने कि आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। और ये माही नदी ही है जो कर्क रेखा को दो भागों में काटती है। किसको? कर्क रेखा को दो भागों में नहीं, दो बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को दो बार काटती है। और मतलब एक वो भी है ना, एक संगम ही है, बेणेश्वरी संगम, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है ना, वो लगता है माही नदी पर। कौन सा? बेणेश्वर संगम। वीरेश्वर संगम है जहां पर आदिवासियों का कुंभ, बहुत बड़ा एक मेला लगता है, जो तीन नदियों का संगम है। माही, सोन और जाखम। सोन नहीं, सोम। माही, मैं बता रहा हूँ, देखो माही एक सोम नदी है, वहां पर छोटी सी नदी है, स्थानीय नदी। सोम और जाखम, ये तीनों नदियों का जो है ये संगम है, बेणेश्वर संगम। ये तीनों नदियों से मिलकर ये संगम बनता है और यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ लगता है। क्या लगता है? इस यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। समझ गए? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको बिल्कुल याद रखें यार, अच्छे से याद रखें इसको, है ना। ये स्क्रीनशॉट भी ले लो, अच्छे से याद रखो इस प्रश्न को। ठीक है, अगली स्लाइड पर आ जाए हम। कौन सी नदी सर्वाधिक, एक सेकंड, अब देखते हैं कौन सी नदी सर्वाधिक मिट्टी के टापू बनाती है। तो कोई प्रश्न का उत्तर देगा मुझे, कौन सी नदी है सर्वाधिक मिट्टी के टापू बनाती है, यानी कि मड आइलैंड बनाती है? तो ताप्ती नदी है भाई। ताप्ती नदी सर्वाधिक मड आइलैंड बनाती है भाई। क्या बनाती है? उसको क्या बोलते हैं यार? क्या बोलते हैं उसको? एकदम से याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। लेकिन आंसर इसका ये सही है, ताप्ती नदी को मड आइलैंड के वो मतलब उसमें क्षेत्र में कुछ एक नाम दिया गया है। एकदम से अभी क्लिक नहीं कर रहा है मुझे, है ना। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत सिंचाई कुएं व नलकूप के माध्यम से होती है? बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में 76% जो सिंचाई है मध्य प्रदेश में वो कुएं व नलकूप के माध्यम से होती है। और नहर और तालाबों के माध्यम से कितनी होती है? देखो, कुएं और नलकूप का तो जान लिया अपन ने कि 76% होती है। ठीक है, अब जानो कि मध्य प्रदेश में नहरों और तालाबों के माध्यम से कितनी सिंचाई होती है। तो नहरों और तालाबों के माध्यम से मध्य प्रदेश में लगभग 23% क्षेत्रफल में सिंचाई होती है। ठीक है, और कितने क्षेत्रफल में होती है? नहरों और तालाबों से होती है 23% क्षेत्रफल में लगभग, और 76% होती है इनके कुएं व नलकूप के माध्यम से। और जो बच रहा है ना टर्म से टर्म, वो अदर लगा देना। ठीक है, वो क्या लगा देना? वो अदर लगा देना। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? तो मध्य प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र है भैया, ये कहां गया अपना? 11,356 हजार वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ये आप याद रखें, फैक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो सबसे पहले तो ये लिख लो कि मध्य प्रदेश में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों का शहर भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान। कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और कब स्थापना की गई थी इसकी? 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हम सभी के सामने आ जाता है, निर्गुण भोगरी व झिन्ना परियोजना संबंधित है। निर्गुण भोगरी और झिन्ना तीनों की तीनों परियोजना है, वो किस नदी से संबंधित है? ये हमसे प्रश्न जानना चाहता है। ये बैतूल में ताप्ती नदी से संबंधित है। बैतूल में किस नदी की परियोजना है? ताप्ती नदी की परियोजना है। और बैतूल जिला मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है, आप सभी को पता है। और ये किस नदी से संबंधित है? ये बैतूल जिले से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 72 है भाई, अभी तो 72 प्रश्न हुए हमारे, है ना। शायद 72 ही हुए ना, ज्यादा तो नहीं हो गए।
100 तो नहीं करा दिए मैंने नहीं करा दिए अभी, लगभग 70 से 72 प्रश्न ही हुए हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं हुए हैं। हमें अभी ये पूरी स्लाइड कंप्लीट करनी है। नर्मदा घाटी परियोजना का भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन-सा स्थान है? नर्मदा घाटी परियोजना का भारत के परिप्रेक्ष्य में 5th नंबर पे आती है। कौन से नंबर पे आती है? 5वें नंबर पर आती है नर्मदा घाटी परियोजना पूरे संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में। बहुत ईज़ी प्रश्न है यार, कई बार आ गया है, क्या क्या बात करूँ उस पर? नर्मदा जल विवाद अभिकरण, नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन कब किया गया? तो देखो यार, मध्य प्रदेश की जो सबसे क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है यार उसका? छोड़ के आप इसका आंसर छोड़ो। नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन कब किया गया? तो नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया था 1996 में। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये भी 1996, ये भी 96, ये भी 96, सब तो बिल्कुल फंस गए अपन। कोई बात नहीं, नहीं फंसे, अपने को अक्टूबर 1996 याद है ना। अक्टूबर 1996 में नर्मदा जल विवाद अभिकरण जो था उसका गठन किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे उनको बनाया गया था रामास्वामी जी को। क्या नाम है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे ना, वो पूरा नाम याद नहीं है यार, रामास्वामी नाम याद है, रामास्वामी जी को, रामा स्वामी को, जैसे वी आर रामास्वामी जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इस अभिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने कि गांधी सागर बांध का शिलान्यास कब किया गया? तो गांधी सागर बांध का शिलान्यास कब किया गया था? 1954 में बनाया गया था ये बांध। और किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध, और इसका शिलान्यास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 1954 में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है हम सबके सामने कि रेहटी सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो रेहटी सिंचाई जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश में विदिशा जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? रेहटी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में विदिशा जिले से संबंधित है। और कौन सा यार, कौन सी जगह है वो, कौन सी नदी है? बाही नदी है, कौन सी नदी है? बहती नदी है, बाही नदी है, ऐसे ही कुछ नाम है यार, बाही नदी, बाही नदी पर स्थित है। कहाँ? विदिशा जिले में, विदिशा जिले में परियोजना है बाही नदी पर। अगला प्रश्न है मोहनी सागर परियोजना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, सिंध नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन स्थल शिवपुरी जो है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्या है भाई? अब बन गया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, और मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन स्थल यहाँ पर एक मोहनी सागर परियोजना है जो कि सिंध नदी पर स्थित है। और इस परियोजना, एक और चीज सुनो, यहाँ पर एक अटल सागर बांध भी है, अटल सागर बांध, ठीक है, जो भी वो भी सिंध नदी पर स्थित है, और इसे हम मड़ीखेड़ा डैम के नाम से भी जानते हैं। वो देखो, इसका मड़ीखेड़ा नाम क्यों पड़ा? मड़ीखेड़ा क्योंकि वहां पर जो लोकल लोग रह रहे थे ना, जिस एरिया में डैम बनाया गया, उस गांव का नाम था मड़ीखेड़ा। तो वहां से उस पूरे डैम को बनाया गया, तो वहां से लोगों को विस्थापित किया गया, लोगों को हटाया गया, तो वहां से नेम भी वही पड़ गया, पुराना का पुराना, कि भाई मड़ीखेड़ा बांध पड़ गया। पहले मड़ीखेड़ा गांव था और अब नाम पड़ गया मड़ीखेड़ा डैम। इन नरवर नरवर जब जाते हैं ना रास्ते में, तो शिवपुरी से नरवर के रास्ते में वहां पर ये एक जगह है, राजा नल का जो गढ़ था ना नरवर, कच्छपात घाट वंश के जो शासक थे राजा नल, उनका गढ़ था नरवर। वहां से थोड़ा सा चलेंगे आप, आपको ये डैम मिल जाएगा। अगला प्रश्न है पहसरी बांध। पहसरी बांध जो है वो कहाँ स्थित है भैया? पहसरी बांध जो है वो स्थित है हमारा, कहाँ गया भाई, ग्वालियर कहाँ गया? पगरा, पगरा बोलते हैं, पगरा बोलते हैं इसे, पगरा, पगरा बांध बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। तो पहसरी बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, इसको पगरा बांध के नाम से भी जाना जाता है, वही है और कुछ नहीं है अलग से। अगला नाम आ जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिले के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला है, आप सभी के सामने प्रश्न आ गया है। देखो ये 79 नंबर का प्रश्न है, मैं गलत बिल्कुल नहीं था, सही सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला है डिंडोरी, और सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? मुरैना, ठीक है। सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? सबसे अधिक कौन सा है? सबसे अधिक सिंचित जिला है मुरैना। मुरैना, मुरैना में सबसे अधिक, मुरैना क्षेत्र में किसकी खेती सबसे ज्यादा होती है? सरसों की खेती, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सबको पता है कि बाण सागर परियोजना सोने का बाण लिया और चला दिया, सोन नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है बाण सागर परियोजना? सोने का बाण लिया और चला दिया, कहां पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी कहां निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश की एकमात्र उत्तर पूर्वी की ओर बहने वाली नदी है। और क्या बताना है? कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं क्या इसके बारे में? क्या बताओगे सर आप? जगह बता देता हूँ, जगह बता देता हूँ। ये शहडोल जिले में स्थित है। शहडोल जिले में एक तहसील है देवलोंद, क्या नाम है? देवलोंद,
और क्या बताऊंगा, बस यही बता सकता हूँ यार, है ना। देवलोन नामक जगह पर ये बाण सागर परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है, स्लाइड चेंज कर लेते हैं हम। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं कौन सी हैं? तो देखो, मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना कौन सी है? चंबल नदी पर स्थित है, आप सभी को पता है। गांधी सागर बांध भी उस पर स्थित है, राणा प्रताप सागर भी उस पर स्थित है। और कौन सा बांध है? जवाहर सागर। जवाहर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तीनों के तीनों डैम जो है, लाइन से याद करना। लाइन से याद क्यों करना है वो अभी मैं रीजन बता रहा हूँ। गांधी, जवाहर और राणा, गांधी, राणा और जवाहर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। अब सुनो, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं सबसे पहले तो कहाँ आ गई? प्रश्न लगा लो। सबसे पहले तो आंसर लगा देता हूं आपका। भाई आंसर ही छुपा हुआ है अभी तो, जी रही ना। अरे ये अगला प्रश्न आ गया, ये अगला प्रश्न है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं, ये देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। गांधी सागर परियोजना, जब अपने को पता है तो आंसर का इंतजार नहीं करते, आंसर बना लिया करते हैं। क्या कर लेते हैं? आंसर बना लिए करते हैं। राणा प्रताप सागर, सागर सही लिख रहा हूँ ना? अब तुम समझ जाना यार, इतना अगर कहीं मात्रा वात्रा की गलती हो जाए। और अगला है हमारा जवाहर सागर। ठीक है, अब अच्छे से सुनो, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका वो भी बता देता हूँ आपको कि एरिया कौन सा है और कब कब गठन हुआ, क्यों लाइन से मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। तो अभी सब थोड़ी देर पहले बताया था कि गांधी सागर डैम जो है स्थित हुआ था 1954 में, और इसकी स्थापना कितने की थी? मध्य प्रदेश, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला आ जाता है कि राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहाँ है? ये भी अभी मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले, लेकिन सबसे पहले इसका सन देख लो, 1964 में, यानी कि इसके 10 साल बाद इसका गठन हुआ। और ये है मध्य प्रदेश, वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़। गांधी सागर मैंने आपको बता दिया मंदसौर में स्थित है, मंदसौर जिले में स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और जवाहर सागर जो है वो है, जैसे कोटा बैराज के नाम से भी जानते हैं। देखो बैराज क्या होता है? पानी इकट्ठा करने वाला जगह होती है। बैराज में क्या होता है? एकदम से पानी ऐसे होता है और यूं यूं हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या बताऊं, आप सामने फेस तो चालू नहीं है तो कैसे बताता हूँ। जवाहर सागर परियोजना ये जो है कोटा जिले में स्थित है, राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1970 के लगभग, 1970-71 मान के चलो, ये इसका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से मैंने आपको इनके जिले भी बता दिए, इनका टाइम पीरियड भी बता दिया। इसलिए 54, 64 और 71, इसलिए मैंने बोला था आपसे इसको सीक्वेंस में याद करो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सबको मैं हटा रहा हूँ, देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। अगला प्रश्न है कि संजय सरोवर परियोजना संयुक्त परियोजना है। अब देखो भाई, पहले एरिया बता देता हूं मैं आपको। संजय सरोवर परियोजना क्यों है भैया? सबसे पहले तो याद रखो, संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों की। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि संजय सरोवर परियोजना है किस नदी पर। तो संजय सरोवर परियोजना है मध्य प्रदेश की नदी जो है बैनगंगा। अब मध्य प्रदेश की नदी बैनगंगा है, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये परियोजना किसकी है। उत्तर प्रदेश की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बैनगंगा नदी तो मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बहती है। राजस्थान हो नहीं सकती, छत्तीसगढ़ हो नहीं सकती, आंसर तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले ये समझो कि बैनगंगा नदी पर संजय सरोवर परियोजना ही नहीं है, दो परियोजना और भी हैं जिनका नाम है, एक है हमारी राजीव सागर परियोजना, राजीव सागर परियोजना, राजीव सागर परियोजना जो कि बैनगंगा की सहायक नदी है, बावन धड़ी। किस नदी पर? बावन धड़ी बोलते हैं, बावन धड़ी बोलते हैं, बावन धड़ी, इसे बावन धड़ी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और एक और परियोजना है जो काली नदी पर स्थित है, जिसे बोलते हैं काली सागर परियोजना। कौन सी नदी पर स्थित है? काली नदी पर स्थित है काली सागर परियोजना, जो किस नदी पर स्थित है? जो कि काली नदी पर स्थित है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि काली नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये मुझे बताने की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ये 3 दिख रहा है, मतलब 83 नंबर प्रश्न हो गए हमारे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा है कि कंपेटिव ग्रेविटी बांध कौन सा है। अब देखो कंपेटिव ग्रेविटी बांध कौन सा है, इसके बारे में अगर हम प्रश्न करें तो हमारा जो जोबट परियोजना है, जो जोबट परियोजना है, यानी जोबट जो बांध है वो कंपेटिव ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है जोबट बांध हमारा स्थित है हथनी, हथनी नदी पर स्थित है। और इस परियोजना को हम चंद्रशेखर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद, चंद्र से पूरा नाम लिख लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद परियोजना। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी इस परियोजना को हम जानते हैं। समझ गए, जोवट परियोजना को ही चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहते हैं। और ये किस नदी पर स्थित है? हथनी नदी पर स्थित है। और
इसे कंपैरेटिव ग्रेविटी बांध के भी नाम से जाना जाता है। गांधी सागर परियोजना से विद्युत प्राप्त होती, अरे यार ये चीज मैं आपको वहां नहीं बता पाया है ना, चलो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट होती है। कहाँ गए भैया, लिखा है कहीं, ये रहा 115 मेगावाट। 115 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है कहां से, जो मंदसौर में गांधी सागर परियोजना है चंबल नदी पर, जिसके बारे में भी हमने थोड़े से ऊपर डिटेल में चर्चा कर ली है। 115 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम सभी के सामने, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध तो पगरा बांध है, आप सभी को पता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, 1927 में। और इसको ये मुरैना ग्वालियर वाले क्षेत्र में जो पगरा बांध जो है वो आसन नदी पर है, आसन नदी पर, आसन नदी पर, ये मुरैना ग्वालियर वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, आसन नदी पर स्थित है। 1927 में ये बांध बना के कंप्लीट कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति कब प्रदान करी गई। तो केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति सबको पता है, मोस्ट पॉपुलर प्रश्न ये सभी के बारे में कि 2005 में ये परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू होती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सामगढ़ सुवासरा क्या है, अगला प्रश्न क्या है सामगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है, बिल्कुल सामगढ़ सुवासरा प्रस्तावित है सिंचाई परियोजना मंदसौर जिले में। कहां पर, सामगढ़ सुवासरा जो सिंचाई परियोजना है वो मंदसौर जिले में प्रस्तावित है। ठीक है, ये सब आपको पता चल गया है, इसमें कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। लगभग 2017 या 18 में ये परियोजना का प्रस्ताव, मतलब इसको प्रस्ताव भेजा गया और तब से ये प्रस्तावित ही है, मंदसौर जिले में इसको बनाने की संभावनाएं चल रही है। अगला प्रश्न है हमारा कि आवरा तिवारा नहर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो आवरा तिवारा जो नहर परियोजना है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है। आवरा नहीं है, अपरा तिवारा, अपरा तिवारा परियोजना जो है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मतलब स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा बांध, ये सब बहुत नॉर्मल प्रश्न है यार, ये बहुत बहुत इजी है, सबको पता है। ये अपरा तिवारा, मैं आवरा तिवारा के नाम से बोल रहा था, हो जाता है कभी कभी टंग से, लेकिन अपरा तिवारा ही है सही में। और मध्य प्रदेश में कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबको इसका आंसर पता होगा कि इंदिरा सागर बांध की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंदिरा सागर बांध की बात कर रहा हूँ, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है इंदिरा सागर बांध, नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहां पर है, जिला है खंडवा, खंडवा में स्थित है इंदिरा सागर बांध, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम, बालाघाट जिले में, बालाघाट जिले में नल शेषा बांध किस नदी पर स्थित है। अब देखो, अगर बालाघाट जिले की बात हो रही है तो कोई अलग तो नाम आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो बैनगंगा वाला बांध नाम आएगा, लेकिन एक बैनगंगा की एक और सहायक नदी है चंदन। कौन सी सहायक नदी है, बैनगंगा की ही सहायक नदी है चंदन, चंदन नदी है जहां पर ये जो नल शेषा बांध है वो स्थित है। किस नदी पर, चंदन नदी पर स्थित है, बनाया गया है। और ये लगभग बनाया गया था, ये सोचो 1965 के लगभग बनाया गया था, 65 या 66 में ये बांध बनाया गया था, बैनगंगा मतलब नल शेषा बांध चंदन नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में आंवलिया सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में आंवलिया सिंचाई परियोजना जो है वो खंडवा जिले में स्थित है। आंवलिया सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में आंवलिया सिंचाई परियोजना खंडवा जिले में स्थित है। और खंडवा जिले में स्थित है तो किस नदी पर होगी, ये मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, ये प्रश्न है हमारे सामने कि भोपाल का एकमात्र इको पर्यटन स्थल है। अब कौन सा है भोपाल का एकमात्र इको पर्यटन स्थल, सबको पता है यार, करेवा बांध, जहां से भोपाल और सीहोर वाला जो एरिया है उसको जो पानी मिलता है, जो वाटर मिलता है, सप्लाई मिलता है, वो भोपाल का एकमात्र ये करेवा बांध है, जहां से यहाँ पर पानी सप्लाई किया जाता है। और ये भोपाल का एकमात्र इको पर्यटन स्थल भी है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि बाण सागर परियोजना में कुल कितने ग्राम पूर्णतः लाभान्वित है। सबसे पहले ये बताओ, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, सोन नदी पर है। कहां पर है, शहडोल जिले में स्थित है। कहां पर है, शहडोल जिले में ये परियोजना स्थित है, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना से कुल कितने ग्राम लाभान्वित होंगे इसके बारे में आपको बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखो, सोन नदी पर स्थित है। शहडोल में देवलोंद नामक एक जगह है, आप सभी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है कि शहडोल में देवलोंद नामक एक जगह है, वहां पर यह परियोजना स्थित है। और कितने जिले लाभान्वित होंगे इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इसका प्रश्न आप सभी के सामने है, ये लगभग 80 जिले, 80, लेकिन आप ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें यार, कोई बात नहीं, अगर 80 ऑप्शन नहीं दिया तो उसके नजदीक हम 79 पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर 80 ऑप्शन नहीं दिया है तो हम उसके नजदीक जो है 79 वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है
वैसे 80 है, लेकिन 80 जिलों का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम 79 पे जा सकते हैं। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना प्रारंभ हुई। तो देखो, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना कब प्रारंभ हुई, इसके बारे में हमसे जानकारी लेना चाहता है प्रश्न। तो हम बिल्कुल इसके बारे में जानकारी देंगे इसको कि रानी अवंतीबाई सागर परियोजना जो है, सबसे पहले तो जो है स्टार्ट हुई है बरगी, इसको जो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है, इसे बरगी बांध के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इस रानी अवंतीबाई परियोजना को? बरगी बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 97 तो रानी अवंतीबाई परियोजना 1971 में प्रारंभ होती है और इसे क्या नाम से जाना जाता है? इसे बरगी बांध, बरगी बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है इस परियोजना को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। 100 नहीं हुए यार, शायद अभी 95 या 96 हुए होंगे। अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास किया गया। तो नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास किसने किया? तो नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास किया है हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। कब किया गया? लगभग 1984 में किया गया। कब किया गया? 1984 में। अब अगर मैं ईयर आपको पता होता तो भी आप बता देते कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही किया गया होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, ये जो परियोजना है, ये परियोजना कितने राज्यों को लाभान्वित करती है? तो ये परियोजना 3 राज्यों को लाभान्वित करती है। मैंने आपको बताया था कि 80% जो क्षेत्रफल है नर्मदा नदी का, वो मध्य प्रदेश में है। लगभग 6.5% क्षेत्रफल जो है वो गुजरात जिले में है और लगभग 2.5% क्षेत्रफल, मतलब बहाव जो है, एरिया, जितनी एरिया बहती है वो महाराष्ट्र में भी बहती है। तो कितने जिले हो गए, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट, राज्य हो गए? एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों को लाभान्वित करती है और 1984 में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि बाण सागर परियोजना में, ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया, पहले ही बता दिया कि कितने प्रतिशत क्षेत्र को लाभान्वित करती है। मध्य प्रदेश को 80%, इसको लगभग 6.5% क्षेत्र में, और ये लगभग 2.5% क्षेत्रफल में ये बहती है। ठीक है, बाण सागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार का क्रमशः वित्तीय अनुपात कितना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी को अच्छे खासे व्यक्ति को भी ये प्रश्न नहीं आएगा। सबसे पहले याद रखो कि बाण सागर परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश के सोन नदी, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। कहां पर है? सोन नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। ये चीज मैंने आपको अभी बता दी है, 2 से 3 बार बता चुका हूं। देवलूंद नामक जगह पर स्थित है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। लेकिन इनका वित्तीय अनुपात के बारे में अगर वो पूछता है, अगर हमसे वित्तीय अनुपात के बारे में पूछता है, तो हमको ये आंसर बताना ही पड़ेगा कि भाई इनका जो अनुपात है वो 2:1:1 में है। कितना है? 2:1:1 के रूप में इनका वित्तीय अनुपात है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। 2:1:1 के रूप में इसका वित्तीय अनुपात है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम कि केन बेतवा लिंक परियोजना का राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो ये चीज आपको पता है, ये चीज मैं बिल्कुल भी टिक नहीं लगाऊंगा। ये चीज आपको पता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा यार, ये सब आपको अच्छे से पता है, मैं क्यों बताऊंगा यार। आपको पता है कि केन परियोजना, केन नदी कहां पर बहती है, तो केन नदी कहां बहती है और बेतवा नदी कहां बहती है, और उनमें से आपको सिर्फ यही ऑप्शन दिख रहा है अच्छा खासा, एक कोई अलग ऑप्शन नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय नदी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? अब देखो, राष्ट्रीय नदी संरक्षण की योजना आई है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी इस योजना में सम्मिलित नहीं है। तो इस नदी में भैया ये तीनों की तीनों योजनाएं तो सम्मिलित है, लेकिन अगर नहीं के बारे में पूछ रहा है तो हम यहाँ पर नर्मदा लगाएंगे। राष्ट्रीय नदी जो संरक्षण परियोजना आई है उसमें नर्मदा नदी को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना लागू की गई। तो नर्मदा मालवा जो गंभीर लिंक परियोजना है वो लागू की गई है 2014 में। 14, अरे भाई 14 तो 2 जगह आ गए हैं। इसका प्रश्न अगर 14 2 जगह आ गया है तो इसका आंसर यार क्या हुआ, जून या मई? एक सेकंड को मुझे याद करने दो। एक तो देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये नर्मदा जो मालवा गंभीर लिंक परियोजना है, ये लगभग मालवा क्षेत्र को, यानी कि उज्जैन इंदौर वाला जो क्षेत्र है, इंदौर उज्जैन वाला जो क्षेत्र है उसे लाभान्वित करती है। और इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है, जहां तक, एक मिनट देख ही लेते हैं हम यहाँ पर, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना लागू की गई। एक सेकंड रुको, 2014 तो मुझे कंफर्म याद है, लेकिन मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ 2000 वो मतलब इसके डेट में, एक्चुअल में डेट वेट कहाँ याद होती है यार, इतना इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा डीप में। ठीक है, ये आ गया है आंसर है 17 जून 2014 को नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना 17 जून 2014 को लागू की गई। 17 जून कब? 17 जून 2014 को ये परियोजना लागू की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 जून 2014। और इंदौर उज्जैन वाले क्षेत्र को ये परियोजना जो है लाभान्वित करती है। किस क्षेत्र को?
किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? इंदौर उज्जैन वाले क्षेत्र को लाभान्वित करती है। तो दोस्तों ये हमारे 100 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और इन 100 प्रश्नों के समावेश में हमने डिटेल में यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं और मध्य प्रदेश की लगभग अपवाह तंत्रों के बारे में, नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज थी। आप इस सीरीज को लगभग 1 से 2 बार देखें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से इस सीरीज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है? तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।